हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDFGS गुरु में। दोस्तों, हम आई दृष्टि पढ़ रहे हैं, घटना चक्र की आई दृष्टि करंट अफेयर। ठीक है, उसमें लेक्चर नंबर 3। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बाद में करेंगे 1 मिनट बात आपसे। चलो शुरू करते हैं। तो आप कल हमने कंप्लीट कर लिया था अपना यहाँ तक। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इधर से। कहाँ से? भारत पर्यटन। एक मिनट सेट कर लेता हूँ एक बार। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैं कलर रखता हूँ अपने लिए, ये कलर मैं अपने लिए रखता हूँ, इससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसको मैं पहले होमवर्क करके आ जाऊँ, तैयार करके ले आता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बहुत है इतना। चलिए, तो ये है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। देखो अब इसमें फैक्ट क्या क्या है देख लो। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस। कब? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये याद रख लो बस। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ साहब ने भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, कब? 27 सितंबर, पर्यटन के मौके पर, पर्यटन दिवस के मौके पर। अब देखो इसमें फैक्ट क्या क्या देखने हैं, देख लो। 2021 में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इंडिया में आए, जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक थे और 5.48 मिलियन एक अप्रवासी भारतीय यानी NRI थे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है बताऊँगा। 2020 की तुलना में 2021 में भारत में ये वाले 10.6% की वृद्धि हुई है पर्यटकों में, है ना। 10.6% ज़्यादा पर्यटक अभी 21 में आए हैं 2020 की तुलना में। ठीक है जी, अगला देखते हैं, ये यहाँ पर फैक्ट देख लेना। देखो भारत में विदेशी पर्यटक किस देश से सबसे ज़्यादा आए हैं? तो USA से सबसे ज़्यादा आए हैं, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश से आए हैं और तीसरे नंबर पर आए हैं UK से। US, बांग्लादेश और UK। अब गए कहाँ पे हैं भैया? 2021 में भारत के लोग जो है सबसे ज़्यादा किन देशों में गए हैं? तो सबसे ज़्यादा UAE में गए हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, है संयुक्त अरब अमीरात में गए हैं। दूसरे नंबर पर USA में गए हैं और तीसरे नंबर पर कतर में गए हैं। तो देखो USA, बांग्लादेश और UK से आए हैं और गए कहाँ पे हैं? UAE, USA और कतर, यहाँ पे गए हैं। ठीक है, कंप्लीट। अगला देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ और फैक्ट। अब इसी में एक चीज़ देख लो। हाँ, ज़्यादा हो गया। चलो, तो विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्य, मतलब किस देशों में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए? विदेशी पर्यटक की बात कर रहा हूँ। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आए पंजाब में, कितने? 29.22%। फिर दूसरे नंबर पर आए महाराष्ट्र में 17.60%। और फिर आए तीसरे नंबर पर दिल्ली में। पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में कितने आए हैं? तो भैया यूपी में आए 4.24%। इतने परसेंट यूपी का हिस्सा रहा है। देखो 29.22% पंजाब में आए विदेशी पर्यटक। अब देख लेते हैं घरेलू पर्यटक की बात करें तो मतलब देश वाले पर्यटक किस प्रदेश में आए सबसे ज़्यादा? तो ये आए हैं तमिलनाडु में। हर बार आते हैं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, कितने? 17.02% तमिलनाडु में आए हैं घरेलू पर्यटक। विदेशी कहाँ है? पंजाब में। उत्तर प्रदेश में आए हैं कितने? दूसरे नंबर पे 16.19%, मतलब 16.19% यूपी दूसरे नंबर पे है। और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर 13.77% के साथ। तो देखो घरेलू में सबसे ज़्यादा कौन सा? तमिलनाडु, यूपी और आंध्र प्रदेश। विदेशी में पंजाब। पंजाब के साथ कौन कौन सा था देख लो एक बार, फिर देख लो। पंजाब के साथ महाराष्ट्र और फिर दिल्ली तीसरे नंबर। ठीक है, ओके, हो गया। अगला देखते हैं प्रथम भ्रमण वर्ष, भारत भ्रमण वर्ष। देखो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 हैं पहल को लॉन्च किया गया है। 2023 में ये पहल लॉन्च की है, भारत भ्रमण देश। किस लिए? भारत भ्रमण पहल किस लिए? पर्यटन की संख्या बढ़ाई जाए इंडिया के अंदर, आपस में अंदर के अंदर वाली, है ना। तो पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है, ये भी याद रखना। कौन सा वर्ष मना रहा है? भारत भ्रमण वर्ष। ओके, चलो अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। PM श्री स्कूल है जी। तो PM श्री स्कूल में क्या है? ये एक नई केंद्र प्रायोजित PM श्री स्कूल एक योजना शुरू की है, जिसमें क्या है? PM श्री का फुल फॉर्म देख लो एक बार। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये है PM श्री। क्या है ये? कितने टाइम के लिए होगी? 5 वर्ष की अवधि के लिए। कब से? 2022-23 से लेकर 26-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया, इस पहल को, इस योजना है ये, है ना, PM श्री योजना। PM श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने के लिए हम लोग देखो, क्योंकि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो विश्व में, चाहे कोई कहीं की भी रैंकिंग हो, उसमें हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये शिक्षा को डेवलप करने के लिए ये सब शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो
देश भर में 14,000, ये देखना आंकड़ा याद रखना, 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए ये पहल है। 14,500 याद रखना, 14,500 पीएम श्री स्कूल डेवलप किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटकों को भी इसमें प्रदर्शित करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन स्कूल क्या है? जिनमें पर्यावरण अनुकूल पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे सौर पैनल लगाए जाएंगे, एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा। यही है ग्रीन स्कूल, ठीक है जी। अच्छा, इन स्कूलों में समग्र शिक्षा किसके आधार पर? केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, और यह एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू की जाएगी। किसके आधार पर लागू की जाएगी? केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इनके आधार पर लागू की जाएगी। अब अगला देखते हैं, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। ये क्या है भैया? ये क्या है? गुजरात सरकार का है ना, गुजरात सरकार द्वारा अडाजल स्थित त्रिमंदर मिशन स्कूल्स फॉर एक्सीलेंस शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गुजरात में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना। बस गुजरात का है, ठीक है ना। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस किसका है? गुजरात का है, याद रखना बस, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, बस याद रखना किस स्टेट का है बस। चलो अब आया अगला है भैया नमस्ते योजना। क्या है नमस्ते योजना? देखो किस लिए है, बस इतना तो देख लेना, ज़्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। क्या है नमस्ते योजना? ये है हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत। मतलब जो हाथ से मैला मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं ना, उनको हाथ से मैला ढोने से रोकने के लिए, है ना, ये लाई गई है। किसने लाई है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर कब? मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र घोषित करते हैं, सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करते हैं। आवास शहरी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक, याद रखना मार्च 2024, ये डेट याद रखना, इस तक सफाई मित्र अपने आप को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करते हैं, ये उसका टारगेट है। अच्छा, नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया कब? अगस्त 2022 को। अच्छा, नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? यह है नमस्ते को NAMASTE, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, है ना, मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन। तो याद इंग्लिश वाला देखो, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यह है नमस्ते का फुल फॉर्म, ठीक है जी। अब देखो, यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवासन शहरी मंत्रालय की संयुक्त पहल है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की संयुक्त पहल है। 500 शहरों को अभी पहली बार में इसमें पहले चरण में टारगेट किया गया है। 4 वर्षों के लिए, कब से कब तक है? 2022-23 से लेके 25-26 तक, 2022-23 से लेके 25-26 तक 4 वर्षों के लिए ये लागू की गई है, ठीक है जी। अगला, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नोडल एजेंसी है, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, अब कौन सा आ गया? मंडला गांव। ये मंडला जो है ना, मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब है जितने भी काम करते हैं ना, अपने और अपने समाज के लिए जो काम करने की जरूरत पड़ती है, उन सब के बारे में जानकारी होना कार्यात्मक साक्षर बोलते हैं उसको, ठीक है जी। चलो, तो कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है कौन सा? मंडला। इसको कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। कब? 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का है ये। तो ये मंडला जो है, मंडला भारत का पहला कार्यात्मक, ये याद रखना पहला है। यूपी स्पेशल में बहुत पूछाता है, यूपी वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत उठाते हैं, है ना, और ये बनते भी किसी भी नज़र बनेगी। आप भी सोच रहे हो ना, पहले कोई चीज़ हुई तो उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखो, मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, ठीक है। इतना सा आपको जानना है। इसमें थोड़ी सी और एक आध चीज़ है, देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? 73% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9% है, 80.9% है। और महिला साक्षरता 64.6% है। अब देखो, भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। कौन कौन से? एक बार नज़र मार लो, रटने की जरूरत नहीं है इसको, नज़र मार लो। कब? सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001-2 में आया था। वयस्क साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2009 में। साक्षर भारत मिशन 2009। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए लागू की गई है। कब? समग्र शिक्षा योजना 25-26 के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, सब जानते हैं। तो न्यू डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ये कब से? 2022 से 27 की अवधि के लिए लागू किया गया, ठीक है। इनको एक बार नज़र मार लिए, बहुत है, कभी मिलाने को आ सकता है ना, ऐसे हो जाता है, या पूछ लेता है कि कब शुरू हुआ था। अच्छा,
अगला देखते हैं स्माइल 75। क्या है भैया स्माइल 75? केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल क्या है? एक अम्ब्रेला योजना है। क्या है स्माइल की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं। देखो ये है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल एक बार फिर देख लो, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। क्या है ये? इसके तहत 2 उपयोजनाएं हैं। मतलब स्माइल किसके लिए है अभी बताऊंगा। दो क्षेत्रों में है। किसके लिए? एक तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण को और पुनर्वास को, दूसरा भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के लिए। इन 2 के लिए ये शुरू की गई है। बस इतना पूछिएगा कब से कब तक शुरू की है, किन लोगों के लिए है। तो ये 2025-26 तक के लिए शुरू की गई है। 100 करोड़ रुपये आवंटन किया जा रहा है। अभी 25-26 तक का टारगेट है अभी पहले ना। तो क्या है ये? 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल, इसी स्माइल योजना के तहत, जो स्माइल योजना है उसी के तहत स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया। कब? 12 अगस्त 2022 को। कहाँ से? दिल्ली से। स्माइल 75 कहाँ से? दिल्ली से शुरू की गई है। ठीक है जी। कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों को इस पहचान की गई है। मतलब 75 नगर निगमों में इसका कार्यान्वित पहली बार किया जाएगा। इसे ही स्माइल 75 नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया? देखो, कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है, इसलिए इसको स्माइल 75 नाम दिया गया है। ठीक है जी। चलो अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बैगर्स मिलेंगे और इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। यूपी में बैगर की संख्या में दूसरे नंबर पर यूपी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी ये फैक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैं बताया हूँ। ठीक है, चलो अगला देते हैं। ध्यातव्य है कि मार्च 2023 में महाराष्ट्र में, हाँ नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त यानी बैगर फ्री सिटी नामक नई पहल कहाँ शुरू की है? भिखारी मुक्त शहर एक पहल शुरू की है। कहाँ? नागपुर में। ये अभी याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या है भैया ये गति शक्ति विश्वविद्यालय? देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022, इसमें क्या किया गया है? यह जो है अधिनियम बन गया है, अधिनियम पास हो गया है। यह अधिनियम भारत के लिए एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या होगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। कौन सा? जो संशोधन अधिनियम है 2022 वाला। ये जो है वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। ठीक है, 9 वाले में संशोधन करता है। अच्छा, वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, कौन सा? बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है ना। कौन सा? देखो इंपोर्टेंट है। इस अधिनियम जो 2022 का अधिनियम है, इसके तहत राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान कहाँ पे? बड़ोदरा वाले को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाता है। इस हिसाब से पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? बड़ोदरा वाला। यही राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा, यही पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय बन गया। याद रखना, बड़ोदरा वाला। ठीक है जी। अच्छा, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान यानी NRTI क्या है ये? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित हुआ था और ये डीम्ड विश्वविद्यालय था। इसको पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस विश्वविद्यालय का विस्तार संपूर्ण भारत में है, पूरे भारत के लिए है ये। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है भैया। पूरे भारत में भी विस्तार है इसका और बाहर भी अपने केंद्र चाहे तो स्थापित कर सकता है, इसको लिबर्टी है। ओके, यह परिवहन संबंधित क्षेत्र, शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, ये मैं बता दिया आपको ऑलरेडी। चलो अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या? जगदीप धनखड़ भारत के क्या बन गए? उपराष्ट्रपति बन गए। कौन से नंबर के बन गए भैया? देख लो, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। ये क्या है? इलेक्शन थे 16 में उपराष्ट्रपति के, लेकिन ये 16 में नहीं बने हैं। अब पहले देख लो, राज्यसभा में 233 निर्वाचित। देखो इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत वोट करते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं कितने लोग थे टोटल। तो 233 निर्वाचित हो गए राज्यसभा में, 12 मनोनीत है ना। तो कितने हो गए? ये 45 हो गए ना, 545। वहीं 245 और लोकसभा में हो गए 543। तो कुल मिलाकर भैया कितने हो गए? कुल मिलाकर 2 मिलाकर 788 क्या हो गए? सांसद हो गए। ये भाग कर लेते हैं इनके निर्वाचन में। तो जगदीप धनखड़ व्यक्तिगत 14 में, अगर क्रम वाइज करें तो 16 में और व्यक्तिगत क्रम में 14 में उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है जी। इनके टाइम पर रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे? उत्पल कुमार सिंह रिटर्निंग ऑफिसर थे। अब देखो,
इनकी ये किसके थे, इनके विपक्ष में ये तो हो गए एनडीए के, है ना, बीजेपी वाले। और राष्ट्रीय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और यानी संयुक्त विपक्ष के कौन थे, मार्गरेट अल्वा इनके विपक्ष में थे, याद रखना, ये पूछ लेता है। मार्गरेट अल्वा किसके थे, इनके विपक्ष में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, ठीक है। अब थोड़ा जगदीप धनखड़ साहब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 51 में जन्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ जन्म, झुंझुनू है, कि थाना गाँव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जन्म है, ठीक है। 2022 में उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, इतना ये जरूरी है। अच्छा, अब देखते हैं बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है बुरहानपुर। कहाँ है ये बुरहानपुर, अभी देखते हैं। 15 अगस्त 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उसी के तहत, अब देखो उसके तहत क्या हुआ है, यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया है ना, कोई जल जीवन मिशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त नियमित शुद्ध जल की आपूर्ति करना, इसका उद्देश्य है 2024 तक। कब, 2024 तक प्रत्येक घर में नल से टैप द्वारा जल सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है किसका, जल शक्ति, ये हर घर जल का। तो इसमें अभी स्मरणीय तथ्य क्या है, क्या क्या देखना है, तो 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, अब ये है इंपॉर्टेंट, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ये याद रखना। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का है ये बुरहानपुर, तो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया, जिला। अब देखो इसके बारे में और फैक्ट, जिला हो गया बुरहानपुर। अच्छा, राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्य के सभी घरों को 100% नल से कनेक्टिविटी मिल गई है इनमें, गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये सभी, इन सभी में 100% कनेक्टिविटी मिल गई नल की। अब यूपी की क्या स्थिति चल रही है भैया इसमें, तो यूपी की स्थिति है भैया 37.35% घरों को जलापूर्ति कनेक्टिविटी प्राप्त हो रही है, 37.35%, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला राज्य बना था, कब, अगर 2022 में, है ना, गोवा बना था पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही दादरा और नगर हवेली, दमन दीव हर घर जल प्रमाणित वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो पहला ये आ गया, वैसे पुराना क्वेश्चन है, पहला राज्य गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला, पहला ये यूटी कौन सा है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और पहला जिला कौन सा बन गया भैया, बुरहानपुर एमपी, ठीक है, इतना याद रख लेना। चलो देखते हैं भारत नवाचार सूचकांक, नवाचार में क्या स्थिति चल रही है इंडिया की, तो कौन जारी करता है, नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक का प्रथम संस्करण, मतलब 2019 से ये जारी करना शुरू किया, किसने, नीति आयोग ने। ये दो मुख्य आयामों पर जारी किया था, दो मुख्य आयाम है इसके, क्या क्या हैं, इनेबलर्स और दूसरा है क्या, प्रदर्शन, यानी परफॉर्मेंस और इनेबलर्स। तो अब इनेबलर्स में आगे हैं 5 पॉइंट, 5 स्तंभ में, कौन से, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट निवेश, ज्ञानकर्मी नॉलेज वर्कर्स, व्यापारिक परिवेश यानी बिजनेस इन्वायरमेंट, और सुरक्षा एवं विधिक परिवेश यानी सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो ये हो गया। जो प्रदर्शन में फिर 2 स्तंभ है, प्रदर्शन में आगे 2 स्तंभ है, कौन से, ज्ञान निर्गत नॉलेज आउटपुट और ज्ञान प्रसार यानी नॉलेज डिफ्यूजन, ये ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 टोटल पिलर हैं इसके, ठीक है। 2 इसके क्या है, आयाम है, उनमें 7, पहले में 5 इनेबलर्स में और दूसरे में जो है परफॉर्मेंस में 2, टोटल 7 इसके पिलर्स हो गए, ठीक। अब देखो याद क्या रखना है, फैक्ट देख लें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं वो। नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया कब, जुलाई 2022 में नीति आयोग ने। यह सूचकांक का तृतीय संस्करण है, 19 में शुरू हुआ, तृतीय हो गया। रिपोर्ट को तैयार करने में देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट की किसने हेल्प की है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस है ना, इसने जो है इसकी हेल्प किया, ये है। तो ये IFC यानी इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, इसने इसकी जो है मदद की है, किसकी, नीति आयोग की मदद की है इस रिपोर्ट को तैयार करने में, ठीक है। नॉलेज भागीदार है ये, नॉलेज पार्टनर। अच्छा, यह जो है देश के सभी राज्यों 28 और केंद्र शासित प्रदेशों पूरे के लिए जारी किया गया है, 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 8, सभी के लिए ये जो है जारी किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में, अब देखो इसके हिसाब से, नवाचार के हिसाब से 3 श्रेणियों में, कौन से, बड़े राज्य, अब देखो कौन कौन से बांटा गया, उत्तर पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य, ये एक कैटेगरी हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य, ये 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, किनको, पूरे देश में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना 8, उन सबको। तो अब देखो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष बड़े राज्यों में क्या स्थिति, कौन कौन टॉप में है, तो शीर्ष बड़े राज्यों में
कर्नाटक टॉप पे, कर्नाटक 1 नंबर पे, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा। नवाचार में कौन? कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, याद रखना। कर्नाटक टॉप पे, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। अब देखो भारत नवाचार में ही 5 उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में कौन है? अब देखो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में देखें तो कौन है? मणिपुर टॉप पे, उत्तराखंड है, फिर मेघालय। मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, याद रखना भाई। रिवीजन करना पड़ेगा 100%, बिना रिवीजन काम नहीं बनेगा। भारत नवाचार सूचकांक में अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य जो है उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे टॉप पे केंद्र शासित प्रदेश शहरी में चंडीगढ़ टॉप है, फिर दिल्ली दूसरे नंबर पे है। देखना यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, आपको दिल्ली टॉप लगेगी, दिल्ली दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है भैया, अंडमान निकोबार। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं अगला क्या फैक्ट है जी। अगला भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 7वां स्थान है बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, 7वां। वहीं अगर इनेबलर्स की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश का 11वां स्थान है, और प्रदर्शन घटक में दूसरा जो है ना परफॉर्मर्स, उसमें 5वां है। ठीक, 11 5 और टोटल है 7। ठीक, ओवरऑल 7 है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP कितना है? 51,255 रुपये। ये बस फैक्ट है, आप याद रखना, थोड़ा सा नजर रख लेना, 51,255 रुपये। अब देखो वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया की क्या स्थिति है, भारत का प्रदर्शन कैसा है? तो भैया देखो हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। 2021 में हमारी रैंक थी कितनी? 46, और 2022 में 132 देशों में 40वीं रैंक पे आ गए, 40। तो बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, देख रहे हो हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी बनकर तैयार हो गया है, मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट से लेके कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा भैया वहाँ तक, इटावा तक। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे डिस्ट्रिक्टों से गुजरेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र को ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं गंगा यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जोड़ेगा। बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक रास्ता भी बन गया है। अब देखते हैं जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, अब देखो ये पूछ लेगा, जालौन जिले से इसका उद्घाटन किया है। कहाँ से? कैथेरी गाँव है, उरई तहसील में, जालौन डिस्ट्रिक्ट में कैथेरी गाँव है, वहाँ से इसका उद्घाटन किया गया है ना, इसका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का। कहाँ से? कैथेरी गाँव, जालौन डिस्ट्रिक्ट। तो भैया 2020 में ये इसको जो है उद्घाटन भी किया था मोदी, यहाँ पे है ना, मोदी साहब ने उद्घाटन किया था 2020 में। छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इस एक्सप्रेस को निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, क्या नाम है? यूपीडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीडा इसका डेवलपमेंट कर रही है। यूपीडा ने इसको तैयार किया। किसने? यूपीडा ने इसको तैयार किया है। तो लंबाई कितनी है ये इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबाई है 296.07, 296.07 किलोमीटर की लंबाई है, और ये 4 लेन वाला है। भविष्य में 6 लेन किया जा सकता है, ये बताया है, कोई ज़रूरत नहीं है, 4 लेन का है अभी। इसका प्रारंभ स्थान कहाँ है? प्रारंभ स्थान है चित्रकूट में, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप। कौन सा? देखो यह है राजस्थान। स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रारंभ स्थान कहाँ से है? चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप यहाँ से शुरू होगा, इसके निकट से। समाप्ति कहाँ है? इटावा जनपद के कुदरेल, मतलब भरतकूप के पास शुरू होकर कुदरेल इटावा तक ये चलेगा। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 7 जिले कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, है ना, ये तो हो गए बुंदेलखंड के, और एक इटावा हो गया, और ये इटावा इधर वाले हो गए कानपुर के आसपास में, है ना, 7 हो गए। देखो दोबारा देख लो, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा, इन 7 डिस्ट्रिक्टों से ये निकलेगा। अब इसके रास्ते में पड़ने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कौन सी नदी पड़ेंगी रास्ते में? तो बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर, ये नदी इसके रास्ते में पड़ेंगी। बस जस्ट देख लो एक बार, ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है कि 14 लेन वाला, अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे। तो ये पूछ सकता है भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, 14 लेन है, 14। अच्छा, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 2015 में शुरुआत हुई थी इस रैंकिंग की। इसमें जो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, इन सब का रैंकिंग दिया जाता है। तो क्या है स्थिति देख लेते हैं। 4 श्रेणियों में, कौन कौन सी में? समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, इन सब 4 श्रेणियों में ये जो है रैंकिंग दी जाती है। 7 विभिन्न विषय हैं, इन विषयों में दी जाती है। कौन सी? इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि यानी लॉ,
चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा, इन सब में ये विषय हो गए 7 विषय 4 श्रेणी। ठीक है जी, ओके। अब देखेंगे, ये भी थे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से होते हैं। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग जारी की है। तो इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की है। ओवरऑल सूची में देखो, ओवरऑल में टॉप कौन किया है, तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल में टॉप पे है। दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, और आईआईटी बॉम्बे तीसरे पे। देख लो ओवरऑल में कौन, मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे नंबर पर, और तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे। अब देख लेते हैं अलग अलग। तो समग्र में उच्च शिक्षा संस्थानों समग्र सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश में टॉप कौन किया है, आईआईटी कानपुर। ठीक है, 5वें नंबर पर ऐसे, लेकिन और टॉप 10 में ही शामिल है, 5वें नंबर पर आ गई। और दूसरे नंबर की बात करें तो यूपी में हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे 11वें नंबर पर है देश में। तो आईआईटी कानपुर का याद रखना है ना, आईआईटी कानपुर टॉप पे है यूपी में, 5वें नंबर पे ऐसे देश में, लेकिन यूपी की ओर से टॉप पे। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे रहा। दिल्ली में स्थित मरांडा हाउस कॉलेज, ये कॉलेजों में टॉप पे मरांडा हाउस कॉलेज। अनुसंधान संस्थानों में भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु, वही आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे है। इंजीनियरिंग में कौन है भैया, प्रथम कौन है, आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में, और दूसरा है आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग में। ठीक है, प्रबंध विषय में यही होता है, आईआईएम अहमदाबाद ये टॉप पर रहता है, सदा टॉप पर रहता है, किसमें, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में। उसके बाद वास्तुकला में कौन है, ये भी फिक्स है, आईआईटी रुड़की टॉप पर रहता है। ठीक है, और एनआईटी कालीकट, ये छोड़ दो, पहला याद रखो, वास्तुकला में आईआईटी रुड़की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा में कौन, एम्स दिल्ली, ये टॉप पर रहता है। फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान किसका, जामिया फार्मेसी, जामिया हमदर्द फार्मेसी में टॉप पर रहता है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को कानून के मामले में टॉप पे, प्रथम स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। उसके बाद दंत चिकित्सा में कौन सा भैया, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, कहाँ, चेन्नई वाला, ये है दंत में। अब देख लेते हैं नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग। अब मतलब एनएफ ऐसे नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो है रैंकिंग जारी की है ना, राज्यों की रैंकिंग। तो कौन टॉप पे देख लेते हैं। देखो अभी इसमें SDG 1 गरीबी, और SDG 2 शून्य भुखमरी, SDG 3 क्या है, अच्छा स्वास्थ्य, SDG 5 लैंगिक समानता, इन सबको इसमें ध्यान रखा गया। इनको प्राप्त करने में ये हेल्प करेगा, कौन सा, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। तो इस मडी तक क्या है अभी के लिए, 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा क्या विषय पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब, 5 जुलाई का। इसी के तहत ये सम्मेलन हुआ था खाद्य मंत्रियों का। इसी के तहत क्या हुआ है, इसी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ना हमारा, के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। मतलब राज्य जो है नेशनल फूड से सिक्योरिटी एक्ट जो है ना, इसी के तहत हमारा जो राज्य रैंकिंग जारी की है। अब इसमें क्या है, इस सूचकांक का पहला संस्करण ये जारी किया है। देखो खाद्य से नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पहली रैंकिंग जारी है, और पहला संस्करण है भैया, पहला, इसलिए इंपोर्टेंट हो गया। तो अब इसमें क्या स्थिति है, ये है सामान्य श्रेणी और केंद्र शासित राज्यों में प्राप्त रैंक क्या क्या है। तो टॉप किसने किया है, उड़ीसा ने, इसलिए टॉप में पता है, ये वितरण में और ये इसको लागू करने में, किसको, NFSA को लागू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, सेफ्टी एक्ट को लागू करने के लिए कौन टॉप पे है, तो उड़ीसा टॉप पे है। उत्तर प्रदेश ने इसमें बेहतर काम किया है, दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, और उड़ीसा पहले पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पे। याद रखना कौन, उड़ीसा, यूपी और आंध्र प्रदेश ये टॉप पे। अंतिम 5 में कौन है, गोवा, छत्तीसगढ़, लास्ट में गोवा। यार आप सोच भी नहीं सकते गोवा लास्ट में आएगा, गोवा लास्ट में, यस गोवा लास्ट में। अब देखते हैं आगे स्थिति क्या है भैया। इसका विशेष पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वितीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, मतलब हिमालयी राज्य और जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें क्या स्थिति है, त्रिपुरा टॉप पे, हिमाचल दूसरे पे, सिक्किम तीसरे पे, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट और हिमाचली में, हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम की रैंकिंग है। साथ ही अब देख लेते हैं व्यापक कंप्रहेंसिव राष्ट्रीय सूचकांक, इसमें कौन है, व्यापक में मिला दें, मतलब कंप्रहेंसिव में मिला दें तो कौन है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सेम जो बड़े राज्यों में थे ना वही सेम है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, किसमें, कंप्रहेंसिव में भी। अब देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, 2013, और जुलाई 5, 2013 से लागू है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लाया, 2013 का है। ओके, इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को कवर किया जाएगा, ये इसका टारगेट है। अच्छा, पात्र व्यक्ति को क्या टारगेट है, देखो पात्र व्यक्ति को प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें रेट क्या होंगे, चावल 3 रुपये किलो,
गेहूँ 2 रुपये किलो, और मोटा अनाज जो होते हैं ना बाजरा राई वगैरह, ये 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। अब देखते हैं 16वां राष्ट्रपति चुनाव। तो भैया अनुच्छेद 62 में यह प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। वहीं संविधान 54 बोलता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचक मंडल क्या होगा, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, कौन होगा। तो देखो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज होगा। अच्छा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये हो गया फैक्ट। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये बता दिया मैंने आपको, केवल निर्वाचित सदस्य तीनों के। अच्छा जी, बस समाप्ति ओर चल रहे हैं हम लोग। स्मरणीय तथ्य क्या है, जुलाई 2022 में 16 में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें कौन बने हैं अभी राष्ट्रपति, हमारी द्रौपदी मुर्मू साहिबा बनी है 15वें क्रम की, व्यक्तिगत 15वें क्रम में, और 16वें नंबर के ऐसे हैं, है ना। 16वें नंबर के चुनाव थे, व्यक्ति के रूप में 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। अधिसूचना कब, ये इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रपति का चुनाव है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना 15 जून 2022 को अधिसूचना। राज्यसभा के महासचिव कौन है, पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, पीसी मोदी साहब राज्यसभा के महासचिव, इन्हीं को बनाया गया है। उसके साथ झारखंड, देखो द्रौपदी मुर्मू क्या है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में थे, ये याद रखना। मुर्मू जी तो बन गई राष्ट्रपति, लेकिन इनके विपक्ष में कौन थे, तो यशवंत सिन्हा साहब इनके विपक्ष में थे। 18 जुलाई 2022 को मतदान संपन्न हुए, 4796 मतदाताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 4796 ने। ठीक है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू साहिबा को 64.03% इनको वोट मिला है। अच्छा, न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे उस टाइम, समय CGI, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये भैया इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और ये संथाल जनजाति से हैं। ये जनजाति जो है, जनजाति समुदाय मतलब ST से बनने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, और महिला के रूप में दूसरी महिला हैं। और देखो सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति हैं, 64 वर्षीय हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली भी हैं। ये भारत की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2015 से 21 तक झारखंड की ये राज्यपाल भी रही हैं। तो इनके हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है ये देखो इंपॉर्टेंट है, पुल्लम पारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर, मतलब डिजिटल चीज़ चलाना, मोबाइल चलाना, डिजिटली काम करने के लिए पुल्लम पारा ऐसी पहली पंचायत बन गई है जो पूरी रूप से डिजिटल हो गई है। डिजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी। क्या किसमें, डिजी पुल्लमपारा। तो इसके तहत ही डिजिटल रूप से साक्षर निरक्षर लोग जो थे उनको डिजिटल उपकरणों के उपभोग के लिए प्रशिक्षण देना इसका कार्य था। तो वही काम पूरा कर लिया गया है। यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले, इसमें तिरुवनंतपुरम में ये जो है जिला पंचायत है ना, ये जो पंचायत है ये पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। ठीक है, कौन, पुल्लमपारा। तो देखो केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, है ना, के फोन बोलते हैं, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई। इसी के तहत केरल अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य और एकमात्र राज्य बन गया है। इंटरनेट सेवा किसकी अपनी इंटरनेट सेवा है, तो केरल की। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार मतलब बेसिक राइट इंटरनेट को घोषित किया है, केरल पहला राज्य। उसके साथ ही 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान भी स्वीकृत किया है। किसने, ये अलग फैक्ट हो गया। 2017 में इंडिया लेवल पर भी क्या ग्रामीण डिजिटल साक्षर अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखो ये केरल सवारी एक अलग फैक्ट है, ये देख लेता है, इससे संबंध नहीं, दूसरा फैक्ट है। केरल सवारी क्या है, केरल सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन टैक्सी है केरल सवारी, और किसी भी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले चलाने जाने वाली ये पहली ऑनलाइन टैक्सी है। ये इसमें भी केरल नंबर 1 हो गया है जी। अब इसको पढ़ लें या छोड़ दें अभी, है चलो इसको इतने यहीं रोकते हैं, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलो तो आप लोग इसको शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, आप लोग इसको शेयर करते रहिए भाई। इसको अग्निपथ को कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं तो इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, और कमेंट बॉक्स में बताते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको चाहिए तो मैं आज ही दूसरा वीडियो बना दूंगा, जल्दी खत्म करना है तो आज ही दूसरा वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।